Assalamualaikum ADP. Now we are going to discuss about the chemical composition and function of the cytoplasm, the third basic part of the cell. Firstly, cytoplasm है क्या? cytoplasm एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा उसके अंदर इंक्लूजन्स भी मौजूद होंगे. ठीक है, तो क्या हमने डिस्कस किया? इट इज़ एक्वस, यानी ये लिक्विड है, वाटर रखता है अपने अंदर, और ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होंगे, यानी ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा. अब हम लोग यहाँ प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं. प्रोटोप्लाज्म क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हम थर्ड टाइम मेरा ख्याल डिस्कस कर रहे हैं. लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो लिविंग कंटेंट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल करते हैं हम लोग, या डिवाइड करते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहते हैं. अगर हम दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दें तो वो नाम क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किन हिस्सों पर मुश्तमिल है? साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. एक तो बेटा हो गया साइटोसोल. अब साइटोसोल क्या है? ये सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है. सोल्यूबल पार्ट मींस इसके अंदर वो तमाम जो ग्राउंडेड सब्सटेंसेस का हम जिक्र करते हैं वो इसके अंदर सारे के सारे डिसॉल्व होंगे, सोल्यूबल होंगे. इसकी कंपोजिशन क्या है कि 90% वाटर है. इसके अलावा इसके अंदर तमाम फंडामेंटल मोलेक्यूल्स जो लाइफ के हैं वो डिसॉल्व होते हैं. एज इट इज़ मैंने कहा सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो तमाम फंडामेंटल मोलेक्यूल्स ऑफ लाइफ इसके अंदर डिसॉल्व होंगे, जबकि 90% ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है. फर्दर हम साइटोसोल को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ ट्रू सोल्यूशन एंड नंबर 2 इज़ कोलाइडल सोल्यूशन. जो बच्चे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से लिंक रखते हैं वो यकीनन डेफिनेशंस को जानते होंगे ट्रू सोल्यूशन की एंड कोलाइडल सोल्यूशन की. बट ट्रू सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर आपने डिसॉल्व कर दिया सोल्यूट को. पहले तो सोल्यूशन भी बता दूं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अनफेमिलियर हैं. सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन बेटा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है, मजमुआ है. अगर हम लोग दो चीज़ों को आपस में हल कर रहे हैं तो जो बनने वाली चीज़ होगी वो सोल्यूशन कहलाएगी. अब जो दो हल कर रहे हैं उनमें से जो ज़्यादा मिकदार में हल की जा रही है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी मिकदार कम है उसे सोल्यूट कहते हैं. तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट और सोल्यूट डिसॉल्व कर दिए जाएं और हम फ़र्क ना कर पाएँ कि इसमें क्या क्या आपने ऐड किया, सोल्यूट कहाँ है पार्टिकल्स या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ हैं, वो एक होमोजीनियस हो जाएं, एक जा मिक्सचर बन जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रू सोल्यूशन कहेंगे. ठीक है, तो साइटोसोल का वो पार्ट जिसके अंदर स्मॉल मोलेक्यूल्स एंड आयंस होंगे वो कौन सा पार्ट होगा? ट्रू सोल्यूशन का पार्ट होगा. एज आई सेड स्मॉल मोलेक्यूल्स एंड आयंस मीन ये अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और हमें इन दोनों में सॉल्वेंट इन सोल्यूट में फ़र्क करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा. तो वो वाला पार्ट जो है साइटोसोल का क्या कहलाएगा? ट्रू सोल्यूशन. उसके बाद बेटा आ जाता है सेकंड कोलाइडल सोल्यूशन. कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर आप सोल्यूट को डिसॉल्व तो करते हैं लेकिन फिर भी सोल्यूट के पार्टिकल्स थोड़े से इतने बड़े होते हैं कि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सकता है. ठीक है, इतना वो होमोजीनियस नहीं होगा जैसा कि ट्रू सोल्यूशन होता है. तो साइटोसोल में सम लार्ज मोलेक्यूल्स भी होते हैं जो कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं. अब ये कोलाइडल सोल्यूशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, या हम इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 हिस्सों में. वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ सोल एंड नंबर 2 इज़ जेल. ठीक है, अब सोल क्या है? सोल बेटा नॉन विस्कस कोलाइडल सोल्यूशन है. अब नॉन विस्कस, विस्कस मीन होता है गाढ़ा, जो पतला होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, उस हिस्सों को हम क्या कहेंगे? सोल कहेंगे. इसके अलावा जेल कौन सा होगा? जो विस्कस कोलाइडल सोल्यूशन है या गाढ़ा कोलाइडल सोल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे? जेल कहेंगे. और एक बात आप पोजीशन के लिहाज से भी याद रखें कि जो जेल है वो सेल की पेरिफेरल पार्ट पर होता है, आउटर साइड पे मौजूद होता है, जबकि सोल जो है वो सेल के मरकज़ वाला पार्ट है. सेल का दरमियान वाला हिस्सा जो है वो पतला होगा साइटोप्लाज्म, जबकि सेल की साइडों पे जो साइटोप्लाज्म है वो ज़रा गाढ़ा होगा. जेल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में आप जेली बनाती होंगी, तो जेली जिस तरह से थोड़ी खासी गाढ़ी हो जाती है, इतनी गाढ़ी कि ख़ास स्पेसिफिक शेप ले पाती है, तो ये बिल्कुल जेल ऐसे ही होगा. ठीक है, उसके बाद आ गया सेल के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्दर क्या क्या मौजूद है. नंबर 1 साइटोसोल था. नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या मौजूद हैं? उसमें इंक्लूजन्स मौजूद हैं. अब इंक्लूजन्स क्या हैं? इंक्लूजन बेटा उसके अंदर इनसॉल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं.
जो भी वेस्ट मटेरियल हैं जिनको आप बाद में सेल से बाहर निकाल देना है वो भी सेल के अंदर मौजूद होंगे। और ऑफ कोर्स ये इनसॉल्युबल हैं, यानी ये है कि साइटोप्लाज्म के वाटर में ये हल नहीं हो सकते, तो ये अलग से वहाँ पे पड़े रहेंगे। उसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट्स, सेल ने जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना, बाद में कभी यूज़ करना है, वो तमाम के तमाम एज स्टोरेज प्रोडक्ट किस में मौजूद रहेंगे, साइटोप्लाज्म में। और इन दोनों को हम किसके अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं, इंक्लूजन्स के अंदर। थर्ड वन इज़ ऑर्गेनेल्स हैं। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक तमाम की तमाम जगह किसने घेर रखी है, साइटोप्लाज्म ने। और उसी के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल को स्पेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, ये नाम तो आप जब पूरे के पूरा से सेल का चैप्टर पढ़ लेंगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। यहाँ भी इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, उसके बाद लाइजोसोम्स। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म में बेटा हम लोगों ने फर्स्टली कुछ फंक्शन की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करें हैं कि ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। जैसे कि मैंने कहा आइंस इसमें मौजूद हैं, बेसिक फंडामेंटल मोलेक्यूल्स फॉर लाइफ सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये स्टोर हाउस है उन तमाम वाइटल केमिकल्स के लिए। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे ही फंक्शंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें क्या है, ये सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी परफॉर्म करने के लिए स्पेस या साइट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इनमें से एक को एज एग्जांपल डिस्कस किया है, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसी अपनी बायोलॉजी के कंटेंट को आगे प्रोसीड करते जाएंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस भी आएगा। बस आप इतना याद रखें इसके नेम से कि ग्लाइको फॉर ग्लूकोज और यू कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइसिस तो हम लोगों ने अभी ऑस्मोटिक लाइसिस लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो लाइसिस मीन तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो ग्लूकोज को तोड़ने का जो प्रोसीजर है जिसमें हम लोग ग्लूकोज या वो फूड जो हमने खाया है उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं, उसका पहला जो स्टेप है वो ग्लूकोज तोड़ने का जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो बेटा बायोलॉजी बहुत ही आसान है, अगर आप इनकी टर्म्स को मीनिंग पहनाते जाएँ, अब वन बाय वन याद करते जाएँ, तो नाम सुनते ही आप जान जाएंगे किसकी बात हो रही है। जैसे अभी हमने यहाँ नाम पढ़ते ही देख लिया, ग्लाइको फॉर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइसिस फॉर ब्रेक डाउन, यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। उसके बाद हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है जी, थर्ड फंक्शन है इट कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स, जो अभी ऊपर भी हम पढ़ के आए और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के नेम भी पढ़ के आए कि जी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड एटसेट्रा सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसने उनको क्या प्रोवाइड किया है, एक रहने के लिए, एक मौजूद एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस प्रोवाइड की है। उसके बाद जी लास्ट आ गया हमारा इसका फोर्थ फंक्शन क्या है, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स के लिए, या जो ऑर्गेनेल्स मूव करते रहते हैं और जिनकी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है उनकी फंक्शन के लिए, ये उनको मूव करने के लिए स्ट्रीमिंग जो है वो मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। यानी साइटोप्लाज्म की हरकत होती है जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, साइक्लोसिस में भी आता है। इस मूवमेंट की वजह से जो साइटोप्लाज्म हरकत करता रहता है, जैसे मैंने किसी एक पिछले लेक्चर में आपके साथ जिक्र किया था कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरिया में कश्तियाँ तैयारी होती हैं। तो ये हल्का हल्का इसकी जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, बहाव की, उतार चढ़ाव की मूवमेंट में रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी हरकत करते रहते हैं। और वो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक्टिव मैस मूवमेंट है। और यू नो वेरी वेल नाउ कि एक्टिव का मतलब है, जहाँ भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं मीन्स यहाँ पे इस काम के लिए क्या इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है वो एक्टिव मैस हुई। मूवमेंट्स में मैस जो है वो पूरे का पूरा फ्लो कर पाता है, मूव कर पाता है बाय द यूज़ ऑफ द एनर्जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।